आज से हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी को पहले परिचय में देखते हैं, अर्थशास्त्र क्या है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग कैसे करें। सीमित संसाधनों का कुशल प्रयोग ही अर्थशास्त्र कहलाता है। संसाधन क्या है? तो संसाधन हर वह चीज़ है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित उपस्थित होता है या वातावरण में या इस धरती पर जो भी वस्तु या संसाधन है जिसका उपयोग हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ हम इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, जैसे कि पानी, तो हम प्यास की इच्छा की पूर्ति के लिए यूज करते हैं। तेल, जैसे वो गाड़ी चलाने के लिए तेल, तो वो भी हमको समय पर पहुंचाने के लिए एक खर्च होने वाला इच्छा के कारण ही है। और गाड़ी भी इच्छा की ही पूर्ति करती है, कहीं जल्दी जाना है तो इस प्रकार हर वो चीज़ जो कि हमारे इच्छाओं की पूर्ति करती है और वो प्राकृतिक है या मानव निर्मित, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में संसाधन का उत्पादन, उपभोग और वितरण, इनका अध्ययन करते हैं हम। अर्थशास्त्र में पहले उत्पादन होता है, फिर वितरण होता है, फिर उपभोग होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इसको ही अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब संसाधनों का कुशल प्रयोग या सीमित संसाधनों का उचित प्रयोग, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। कैसे किया जा रहा है संसाधनों का उपयोग? अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था एक व्यवहार है उसी सिद्धांतों का। अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह एक व्यवहारिक, मतलब अर्थशास्त्र का व्यवहार है। यह वह स्थान है जहाँ उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसे क्रियाओं को किया जाता है या क्रियाएं होती है। ये वह स्थान है जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, ये सभी मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है। यहाँ संसाधनों का उच्चतम प्रयोग किया जाता है, यही है। फिर एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने एक अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि ये धन का अध्ययन है, स्टडी ऑफ वेल्थ है। उनका मानना है कि जो देश ज़्यादा संपन्न है वही देश और वहाँ के नागरिक ज़्यादा खुश हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक इन्होंने लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र की शाखाएं दो भागों में बटी हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी छोटा लघु स्तर पे, जो कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक अध्ययन करता है, और मैक्रो जो कि बृहत स्तर पर है, वो राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर आर्थिक अध्ययन करता है। पहले माइक्रो अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो व्यक्तिगत या आर्थिक इकाई का अध्ययन, जैसे कि व्यक्ति, परिवार या किसी फर्म की आर्थिक अध्ययन, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो अर्थव्यवस्था को मूल्य सिद्धांत या प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार ही किसी वस्तु की प्राइस, किसी व्यक्ति का आर्थिक महत्व, आर्थिक संपदा, ये सभी का पता लगाया जाता है। इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मूल्य सिद्धांत या प्राइस थ्योरी कहते हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है इसके? तो व्यक्ति, परिवार या कंपनी का निर्णय ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि व ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पर आधारित होता है। मतलब किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसी भी ये अर्थव्यवस्था के बारे में
ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की अवधारणा पर आधारित होता है। और इसके पिता जो हैं जनक जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल हैं। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बृहत इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जनक जॉन मेयनार्ड क्वींस हैं। ये इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये समेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इसको कह सकते हैं, मतलब जो लघु इकोनॉमिक्स है, जो कि सूक्ष्म इकोनॉमिक्स है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, उसके समेशन यानी उसके योग को ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि पूरे देश का राष्ट्रीय आय और वहाँ की देश की जीडीपी, देश का बेरोजगारी, ये सभी का पता हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बृहत व्यष्टि अर्थशास्त्र में लगाते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में के द्वारा पता करते हैं। तो ये मतलब पूरे देश का राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय जो है देश के व्यक्तियों का, उसका योग है पूरे देश का राष्ट्रीय आय। तो इसको इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का योग कहा जा सकता है। इसको आय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इससे इनकम का पता चलता है, इसलिए इसे इनकम थ्योरी कहते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं, क्योंकि उससे प्राइस का पता चलता है किसी भी वस्तु का, किसी भी फार्म का, किसी भी व्यक्ति के धन का। और आय सिद्धांत इसलिए होता है क्योंकि इससे आय का पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश के बेरोजगारी का, किसी देश के उत्पादित वस्तुओं का मुख्य लक्ष्य क्या है इसके, तो राष्ट्र का निर्णय इस पर आधारित होता है। सभी संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रयोग करने पर आधारित इसका लक्ष्य होता है, क्योंकि राष्ट्र है तो सभी संसाधनों का जितना बेहतर प्रयोग करेगी उसका विकास उतना ही तीव्र होगा। और उत्पादन के क्या कारक हैं, तो उत्पादन के कारक जो हैं इसके दौरान, मतलब उत्पादन के दौरान जो भी चीज़ें प्रयोग होती है वो उत्पादन के कारक कहलाते हैं। जैसे कि भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, इसी से किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव है। तो भूमि, श्रमिक और उद्यमी तो समझ गए। पूंजी दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग, यानी स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी जैसे कि वैसे वस्तुएं और वैसी पूंजी जो लंबे समय के लिए समाप्त नहीं होती है, जैसे कि मशीन और कंप्यूटर आदि। और कार्यशील वस्तुएं वैसी हैं जो उत्पादन में समाप्त हो जाती हैं, उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि कच्चा माल। तो इस प्रकार स्थिर पूंजी और कार्यशील में अंतर देख लिया हम लोगों ने, ये पूंजी का ही प्रकार है। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या है। तो अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। एक नियंत्रण या विनिमय के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कमांड या अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था आते हैं। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, फिर विकास के आधार पर अल्पविकसित, विकसित और विकासशील, वैश्विक संबंध के आधार पर खुली और बंद, आय के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार जो आय निर्धारित है उसके अनुसार भी देश की विकास का पता चलता है, और देश के राष्ट्रीय आय का पता चलता है, और उसके विकास का, जीडीपी का आदि का। तो नियंत्रण और विनिमय के आधार पर जब देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है पहले, जिसमें उत्पादन के चारों कारक पर निजी व्यक्तियों का, निजी इकाई का अधिकार होता है और नियंत्रण होता है, जैसे कि जियो, एयरटेल आदि कंपनियां। विशेषता क्या है, तो लाभ के लिए मुख्य उद्देश्य इसका होता है, बाजार के मांग के अनुरूप उत्पादन करता है, और सरकार का हस्तक्षेप इसमें न्यून होता है, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे देश। फिर आता है कमांड अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत वैसे अर्थव्यवस्था आती है, वैसे देश की अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के चारों साधनों पर
नियंत्रण केंद्रीय प्राधिकरण का होता है, अर्थात सरकार का होता है। उदाहरण के लिए सरकार, ये दो प्रकार के होते हैं, सोशलिस्ट या समाजवादी, जो कि वैसे अर्थव्यवस्था होते हैं जहाँ पे सीमित या निजी संपत्ति का अधिकार सीमित होता है, मतलब निजी संपत्ति तो रख सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था आती है, कम्युनिस्ट, जो कि कोई संपत्ति निजी नहीं रखा जा सकता है। वहाँ पे सभी जो भी संपत्तियाँ होंगी उन पर सरकार का अधिकार होगा, उन पर सरकार का नियंत्रण होगा, कोई भी वस्तु निजी नहीं होगी, सभी सार्वजनिक होंगी। तो वैसे क्षेत्र जहाँ पे निजी रखे जा सकते हैं और सीमित मात्रा में रखे जा सकते हैं, उसमें आते हैं भारत, जो कि 1991 से पहले वैसा ही था, जबकि रूस, वियतनाम आदि वैसे ही देश हैं जो कि सोशलिस्ट हैं, अर्थात वहाँ पे सीमित निजी संपत्ति के अधिकार हैं। जबकि साम्यवादी, जहाँ पे कोई संपत्ति निजी नहीं रखी जा सकती है, सभी सार्वजनिक है, वैसे जो है चीन, क्यूबा और उत्तरी कोरिया जैसे देश। फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें वैसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे साम्यवादी व पूंजीवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात निजी क्षेत्र में ही और सार्वजनिक क्षेत्र के भी दोनों प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि भारत और फ्रांस निजी क्षेत्र भी काम करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करते हैं, और इसी कारण इसको उदाहरण के लिए इसी के लिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात पूंजीपतियों का भी अधिकार है, इस पर नियंत्रण है, और गवर्नमेंट यानी सरकार का भी नियंत्रण है। तो इस प्रकार दोनों के सम्मिश्रण से बना है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि भारत और फ्रांस में है। फिर आता है विकास के आधार पर कैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो इसमें विकास के आधार पर कुछ मापदंड है, जैसे कि शिक्षा का स्तर, उद्योग की स्थिति, अत्यधिक जनसंख्या की स्थिति है या सामान्य जनसंख्या है, या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं, मानव विकास सूचकांक कैसा है, अर्थात वहाँ का जीवन स्तर कैसा है मानवों का। फिर कृषि पे अत्यधिक निर्भरता है या कृषि पर कम निर्भरता है। तो इस अनुसार, इन सबों के अनुसार जो जहाँ इनकी स्थिति खराब होती है वहाँ वो अल्प विकसित कहलाते हैं, और जहाँ ये सभी को स्थिति अच्छी होती है वहाँ मध्यम श्रेणी जो कि विकासशील देश कहलाते हैं, और जहाँ इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है या उच्च श्रेणी की होती है वहाँ विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। फिर आता है वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। जहाँ जिस देश में आयात निर्यात होते हैं और एक देश दूसरे देश से संबंधित होते हैं या संबंध रखते हैं, वैसी देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जबकि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे आयात निर्यात बंद हो और वो एक दूसरे देश से संबंध नहीं रखता हो, सभी मतलब बाह्य संबंध जहाँ बंद हो, वैसे देश बंद अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। उसके बाद आय के आधार पर क्या है, तो विश्व बैंक के अनुसार जो भी देश $1,135 से कम प्रति व्यक्ति आय वाले हैं वो अल्प विकसित कहलाते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, सूडान, अफ्रीका आदि। जबकि भारत विकासशील में आता है जहाँ 1,136 से अधिक प्रति व्यक्ति आय है, जो 13,845 तक, मतलब 1,136 से 4,000 और 4,000 से 13,000 यानी 14,000 तक जो डॉलर प्रति व्यक्ति आय होगा वो उच्च विकसित विकासशील देश कहलाएगा। और फिर 13,000 से जो ज़्यादा डॉलर वाला प्रति व्यक्ति आय वाला देश है वो विकसित कहलाता है। ये है विश्व बैंक के अनुसार आय के निर्धारण के अनुसार देश का प्रति व्यक्ति के आय के अनुसार विकासशील, विकसित और अल्प विकसित में बांटा गया है। क्षेत्रानुसार तो क्षेत्र के वितरण 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में खेती संबंधी और मछली पालन, खनन जैसे क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक में निर्माण, बिजली, गैस आपूर्ति, उद्योग आदि जैसे क्षेत्र आते हैं। फिर तृतीयक क्षेत्र में सभी प्रकार की सेवाएं आती है, जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि। तृतीयक में 3 प्रकार के होते हैं, तृतीयक
चतुर्थक और पंचक। चतुर्थक में ज्ञान आधारित आते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रहते हैं, जबकि पंचम में निर्णय लेने वाले उच्च अधिकारी आते हैं जो कि निर्णय लेने के लिए कार्य करते हैं, मतलब उच्च पदों पर अवस्थित होते हैं और उच्च निर्णय लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में देखा, अर्थव्यवस्था की प्रकार के बारे में देखा, कुछ उत्पादन के कारक देखें और कुछ आय के आधार पर देश का अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखा। अब इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे।